The branch of physics which deals with light and its phenomena is called optics. ऑप्टिक्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो ब्रांच में अपन इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकेंड अपन कहेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम रे ऑप्टिक्स कहेंगे, जिसमें लाइट को एक रे के फॉर्म में अपन प्रोपागेशन रे के फॉर्म में दिखाएंगे तो उसको रे ऑप्टिक्स है। फिजिकल ऑप्टिक्स को फर्दर दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर ये डिपेंड करता है, या ड्यूल नेचर ऑफ लाइट वो कंसीडर किया गया है। ड्यूल नेचर का मतलब है कि लाइट एट ए टाइम पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, तो उसके बेसिस पर इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम कहेंगे वेव ऑप्टिक्स एंड सेकेंड अपन कहेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स जिसमें लाइट को एज अ पार्टिकल के फॉर्म में प्रोपागेशन माना गया। ये दो है। वेव ऑप्टिक्स जैसे हम फर्स्ट बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अपन लाइट के कुछ फिनोमेना को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड अपन कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फोर्थ अपन कहेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड लास्ट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये सब फिनोमेना अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी पोलराइजेशन जो है हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे, वेव नेचर पर बेस्ड है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एंड जो क्वांटम ऑप्टिक्स है उसमें हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, दैट इज द बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स को अपने क्लासिफाई किया तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स है ना। तो इस दो पर अपन कह रहे कि क्लासिफाई फर्दर किया फिजिकल ऑप्टिक्स को, तो वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। तो इस टाइप से ये एक जनरल क्लासिफिकेशन हमने ऑप्टिक्स का देखा, और अभी हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को डिटेल में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और उसको अपन रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट का प्रोपागेशन हम रे के फॉर्म में दिखाते हैं, और यहाँ पे अपन कह रहे सबसे फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि रे क्या है। तो बेसिकली एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, उसको अपन रे कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं हाइपोथेटिकल लाइन
hypothetical line drawn in the direction of light is called ray। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि रे को कुछ इस टाइप से अपन डिनोट करेंगे। ये बेसिकली एक रे है, एक लाइन है जो लाइट की डायरेक्शन में हमने ड्रॉ की है। हाइपोथेटिक, ऐसी कोई रे लाइन के फॉर्म में अपने को जाती हुई दिखती नहीं है, बट हम उसको रे से शो करते हैं, मतलब एक लाइन से शो करते हैं, इसलिए इसको अपन रे कहेंगे। तो ये बेसिकली रे है। जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ रे दिखाएगा। रे के बाद में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे दैट इज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट क्या है? तो हम ये कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ रेज। बहुत सारी रेज एक साथ में जब प्रोपागेट करती है तो उसको अपन बीम ऑफ लाइट, हमें अगर कहा जाए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ वॉल, इसका मतलब बहुत सारी रेज है वो एक साथ एक वॉल पर इंसिडेंट करती हैं। तो बीम ऑफ लाइट को अपन कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ रेज, उसको अपन बीम ऑफ लाइट कहेंगे। और बीम ऑफ लाइट अगर अपने को ड्रॉ करना है कि जैसे एक रे है, ये दूसरा रे है, ये तीसरा रे है, ये चौथा रे है, तो इसको अपन बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ये बीम ऑफ लाइट है। अभी अपन कह रहे कि बीम ऑफ लाइट जो है, आगे अपन देखेंगे इस बीम को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि ये पैराएक्सियल बीम है या अपन कह रहे कि मार्जिनल रे है। पैराएक्सियल और मार्जिनल तो जब अपन कोई भी रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, मिरर या लेंस पढ़ेंगे, तो मिरर के कोरेस्पॉन्डिंग जो एक्सिस है, एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे कि जो लाइट का बीम है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो पैराएक्सियल बीम और दूसरा अपन कहेंगे मार्जिनल बीम। और मार्जिनल और पैराएक्सियल में क्या रिलेशन है तो उसको अपन वहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो रे हो गया, दूसरा बेटा अपन कह रहे कि बीम ऑफ लाइट है। अभी अपन बात करेंगे सोर्स। सोर्स ऑफ लाइट है, उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। तो सोर्स ऑफ लाइट अगर अपन देखें जो लाइट जनरेट करता है, और वो दो टाइप का यहाँ पे अपन देखेंगे। एक हम कहेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स और दूसरा अपन कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक सोर्स। तो सोर्स ऑफ लाइट फर्स्ट अपने पास है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एंड सेकेंड अपन कहेंगे क्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब सिंगल वेवलेंथ एमिट करता है। कलर जो है वो बेसिकली कोई भी लाइट है उसका कलर उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो एक यूनिक वेवलेंथ अगर एमिट करेगा तो उसको अपन कहेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स। जैसे अपन कह रहे सिंगल कलर लाइट सोर्स। और उसका एग्जांपल अपन कह सकते हैं जैसे लेजर। लेजर सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होता है। जैसे रेड लेजर है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वो एमिट करेगा, तो उसको अपन लेजर सोर्स कहेंगे। एंड पॉलीक्रोमेटिक सोर्स का एग्जांपल अपन कह सकते हैं वाइट लाइट सोर्स। वाइट लाइट सोर्स। और वाइट लाइट सोर्स की अगर अपन बात करें तो उसमें 7 कलर्स होते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स अपन कह सकते हैं क्योंकि हर वेवलेंथ का एक कलर होता है, बट इन जनरल जिन कलर को अपनी आई है वो देख सकती हैं उसको अपन 7 कलर्स कहेंगे। तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। हालांकि अभी जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 6 कलर हो गए हैं। पहले जो रेम्बो है या व्हाइट लाइट में 7 कलर्स थे, अभी
जो साइंटिस्ट है उनकी न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ब्लू और इंडिगो है, सॉरी, वॉयलेट और इंडिगो है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती अपनी ह्यूमन आई, इसलिए टोटल अभी 6 कलर माने गए। पहले रेनबो में 7 कलर थे, अभी 6 कलर है। और 7 कलर्स की अगर अपन बात करें, हम्म, सर एक रैंडम क्वेश्चन भी में अपन कहेंगे कि 7 कलर्स है। और 7 कलर्स में अपन यहाँ पे ये कहेंगे कि फर्स्ट इसको विबग्योर के फॉर्म में अपन याद रखते हैं, आगे इसको और डिटेल पढ़ेंगे, अभी इंफॉर्मेशन के तौर पे अपन यूज करेंगे क्योंकि जगह जगह क्वेश्चन में कभी कभार इनका यूज हो जाता है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ये 7 कलर है। अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ मूव करेंगे तो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है, लैम्डा है वो इंक्रीज होगा। अगर हम रेड से वायलेट की तरफ मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेड की जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन वायलेट होता है। और फ्रीक्वेंसी में अगर रिलेशन देखें तो रेड की फ्रीक्वेंसी वायलेट की फ्रीक्वेंसी से कम होती है। तो जब अपन रेड की तरफ मूव करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी जस्ट रिवर्स होगा। अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी स्पीड ऑफ लाइट अगर अपन देखें, स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट की स्पीड सी से अपन डिनोट करते हैं और सी इक्वल्स टू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी लाइट है वो इसी स्पीड से मूव करेगा। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो हम ये कह सकते हैं सी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सी इक्वल्स टू एफ लैम्डा के इक्वल होगा। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। अभी अपन कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होती है, मीडियम पर चेंज नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होता है मीडियम के अकॉर्डिंग और स्पीड चेंज होता है ना। हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स the source which does not depends on मीडियम। मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपागेट कर रही हैं या एयर से किसी मीडियम में प्रोपागेट कर रही हैं, बताओ फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है, चेंज किस में आएगा, स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आएगा। मतलब अपन कह रहे कि वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये सर दोनों इसमें चीज, एम्पलीट्यूड का भी कुछ रोल होता है क्या? हाँ एम्पलीट्यूड किस टाइप से वेरी करता है उसको आगे अपन देखेंगे। जब अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड का किस टाइप से इफेक्ट होगा, इंटेंसिटी के साथ कैसे वेरी करता है, वो अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। अभी जैसे हमने कहा था कि जो बीम ऑफ लाइट है, जैसे हमने बीम को डिफाइन किया, तो बीम में अपन एक और चीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि बीम दो टाइप का भी अपन देखेंगे, एक डाइवर्जिंग बीम और दूसरा अपन कह रहे हैं कन्वर्जिंग बीम। तो बीम जो है फर्स्ट अपन कहेंगे डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम।
डाइवर्जिंग बीम में क्या होता है कि एक पॉइंट से रे है वो निकलती है और इस टाइप से डाइवर्ज होती है, ये डाइवर्जिंग, इसको अपन डाइवर्जिंग बीम कहेंगे। और कन्वर्जिंग बीम की बात करें, सेकेंड जो है वो कन्वर्जिंग बीम, तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग बीम की अपन बात करें तो इस टाइप से लाइट है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, ऐसे एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो उसको अपन एक मिनट में, पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है मतलब लाइट रे आ रही है और एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो जब एक पॉइंट पर मीट करेगी तो उसको अपन कन्वर्जिंग बीम कहेंगे, और एक पॉइंट से दूर जाती है तो उसको अपन डाइवर्जिंग बीम कहेंगे। तो ये अपने पास जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो अपने यहाँ पे देखा। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट का फिनोमिना है उसको अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट अपन कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम कह रहे कि जब कोई लाइट रे किसी प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होती है, ये जैसे एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद में फर्दर वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो लाइट के इस फिनोमिना को अपन रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये जैसे लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है, इसको अपन कहेंगे इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसका अगर यूनिट वेक्टर अपन देखें तो ई आर कैप से अपन डिनोट कर रहे हैं। इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर ई आई कैप से अपन डिनोट करेंगे, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर ई एन कैप से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्शन को शो करता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ई आई कैप जो डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन को डिफाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ई एन कैप, ये अपन कह रहे कि नॉर्मल की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर है ई आर कैप, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेक्टर है। ई आई कैप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ई एन कैप डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ई आर कैप डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है। और इस एंगल को अपन कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर, इसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। अभी देखो इसको किस टाइप से अपन डील करेंगे, तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब कोई लाइट रे किसी प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होती है और आफ्टर इंसिडेंट फर्दर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में, लाइट के इस फिनोमिना को अपन रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं व्हेन a light ray
तो when a light ray incident on a plane surface, then it reflect back in same medium is called reflection of light. उसको अपन कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपन देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर अपन बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ अपन कहेंगे द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे normal ray, sorry, incident ray, normal, and the reflected ray lying in same plane, lying in same plane. The incident ray, normal, and the reflected ray lying in same plane, तीनों अपन कह रहे कि एक ही प्लेन में रहेगी। और जब अपन कह रहे कि तीन वेक्टर कोप्लानर है, तो कोप्लानर को मैथमेटिकली कैसे अपन दिखा सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ई आई कैप डॉट ई एन कैप क्रॉस ई आर कैप होगा। अगर तीन वेक्टर कोप्लानर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे जीरो के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि जीरो, या हम इसको ये कह सकते हैं, इसको एक रोटेशन ऑर्डर में अपन मूव करवा सकते हैं, ई एन कैप दैट इज ई आर कैप क्रॉस ई आई कैप के इक्वल होगा, ये भी जीरो के इक्वल होगा। या हम ये कह सकते हैं ई आर कैप डॉट ई आई कैप क्रॉस ई एन कैप के इक्वल होगा। कोप्लानर वेक्टर का जो कंसेप्ट है, प्रूफ है, उसमें अपन कहेंगे कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स मस्ट बी जीरो। फिर अपन कहेंगे कि सेकेंड पॉइंट में अपन कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के इक्वल होता है। एंगल आई दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल आर। अभी एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, इसका जो प्रूफ है वो फर्मेंट्स प्रिंसिपल से अपन देंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर इसका अपन प्रूफ देखें कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल क्यों होता है, एंड प्रूफ में अपन कहेंगे कि यूजिंग फर्मेंट्स प्रिंसिपल। फर्मेंट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि लाइट ऑलवेज उस डायरेक्शन में प्रोपागेट होगी जिस डायरेक्शन में टाइम ट्रैवल लिस्ट होगा, मिनिमम टाइम ट्रैवल होगा, उस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि लाइट रे है वो प्रोपागेट होती है। तो यूजिंग फर्मेंट्स प्रिंसिपल, फर्मेंट्स प्रिंसिपल से अपन उसको प्रूव करते हैं। देखो कैसे, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। इस प्लेन सरफेस पर एक लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है,
ये एक पॉइंट है और उसको बेटा यहाँ तक जाना है। तो जब अपन कह रहे कि एक ये सपोज सोर्स है और ये अपन कह रहे कि एक डेस्टिनेशन है, इस लाइट को यहाँ पे पहुंचना, ये इसका डेस्टिनेशन है। अभी उसके अलग अलग पाथ हो सकते हैं, तो हमने एक रैंडम पाथ सेलेक्ट किया कि लाइट यहाँ पे आई और फिर अपन कह रहे कि लाइट यहाँ पे जा रही है। तो ये जो डिस्टेंस है इस दोनों के बीच का, इस डिस्टेंस को अपने x लिया, ये डिस्टेंस सपोज x है, ये जो डिस्टेंस है वो d के इक्वल है। अभी अपन कह रहे कि लाइट यहाँ से आ रही है और फिर अपन कह रहे कि इधर जा रही है और ये d है, तो अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस कितना होगा लाइट का, जैसे यहाँ से O पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, तो हम ये कह सकते हैं अंडर रूट डी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, सॉरी डी का स्क्वायर, सर माइनस तो बन नहीं नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। यस यस, द सच डायरेक्शन इन विच टाइम ट्रैवल इज लिस्ट मिनिमम। तो अगर मैं टाइम ट्रैवल फाइंड करता हूँ t, तो t क्या होगा, फर्स्ट जो डिस्टेंस है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बेटा, स्पीड लाइट की क्या c के इक्वल है। फिर अपन कह रहे कि दूसरा जो टाइम ट्रैवल है वह अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस टी माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन सी हो गया। अभी टाइम ट्रैवल मिनिमम है और उसके लिए मुझे x फाइंड करना है, h तो कांस्टेंट हमें पता, d पता है, तो यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा हमें क्या कहता है, dt अपॉन dx, और वो अगर अपने को फाइंड करना तो ये जैसे अपन कह रहे कि 1 अपॉन सी डी बाई डी एक्स, इसको हमने लिखा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस बेटा 1 अपॉन सी डी बाई डी टी, और ये अपने पास है एच स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सी, ये अपने पास 1/2 एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1, फर्दर उसका डिफ्रेंसिएशन एच स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस 1 अपॉन सी, ये 1/2 एच स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स, सॉरी इसको ओपन, एच स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया और इसको अपने का 2 डी माइनस एक्स और फर्दर डी माइनस एक्स का -1 हो गया। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से 1 अपॉन सी को मैंने कॉमन ले लिया, ये हमें मिला x अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स हो गया अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए बेटा डी टी बाई डी एक्स को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखा, और जब हमने 0 के इक्वल रखा तो ये हमें क्या मिल रहा है, x अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ से बेटा अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ये x है, ये जो डिस्टेंस x है और ये एंगल अपन कह रहे कि I हो गया, ये एंगल अपने पास R हो गया, तो x अपन मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन थीटा होता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे बेटा आपने इसको लिखा x अपन, तो उसको अपने का साइन I और d माइनस एक्स वो साइन r के इक्वल होगा, साइन कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली हमें क्या मिला, I इक्वल्स टू r। अगर साइन आई इक्वल्स टू साइन आर है तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, आर के इक्वल। तो ये फर्मेंस प्रिंसिपल से अपने प्रूव किया, और फर्मेंस प्रिंसिपल कहता है क्या है, लाइट उस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगी जिस डायरेक्शन में टाइम ट्रैवल लिस्ट होगा। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें फर्मेंस प्रिंसिपल से अपने प्रूव किया।
अभी अपन कहेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर अपन बात करें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में सिंपल अपन ये कह सकते हैं, दो टाइप का रिफ्लेक्शन यहाँ पे अपन देखेंगे। एक अपन कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेस। जब अपन कह रहे स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये जैसे एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पर इस टाइप से एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है। आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि वो इस टाइप से पैरेलल मूव करेगा और इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है उसको अपन कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन से अपन कह रहे इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेस होता है। जैसे मिरर से रिफ्लेक्शन होता है उसको अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेस। और इस रिफ्लेक्शन के कारण इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे मिरर के अंदर हम अपनी इमेज देख पाते हैं, वो ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण इमेज फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, इमेज फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। दूसरा अपन कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसको अपन सेकेंड जो रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस। रफ सरफेस पर से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको अपन डिफ्यूज या इरेगुलर कहेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस से अपन कह रहे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। किस टाइप से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये हमने कहा कि एक बीम कुछ इस टाइप से इंसिडेंट हो रहा है, एक पैरेलल बीम ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। अभी आफ्टर इंसिडेंस हमने कहा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल की बात करता हूँ तो ये नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो लाइट भी एंगल आई हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ये लाइट ऐसे प्रोपागेट होगी, ये ऐसे जाएगी और ये अपन कह रहे कि ऐसे जाएगी। तो हर डिफरेंट डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन अपन कह रहे कि लाइट प्रोपागेट होगी। इस रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ड्यू टू डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसके हर कर्व से हर पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपने आइज तक जा रही है, जिसके कारण हम उसको देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ड्यू टू diffused reflection we can see any object। तो ये दो टाइप का रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। हम कह रहे कि एक जैसे अपने पास स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो रही है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा।
ये नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल को अपने ई एन कैप से डिनोट किया था, और ये एंगल अपने पास थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री ये भी एंगल थीटा होगा। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है। अगर मैं यहाँ पर ये अपने पास इंसिडेंट रे हैं ई आई कैप, ये अपने पास रिफ्लेक्टर रे हैं ई आर कैप, और ये ई एन कैप है, और मैं इसके सरफेस के अलॉन्ग ये वाला जो कंपोनेंट है इसको अपन ई टी कैप मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन से डिनोट करता है। ये ई टी कैप के इक्वल है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर मुझे ई आई कैप लिखना है, ई आई कैप मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे है, और उसको अगर मुझे ई टी कैप और ई एन कैप के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे अपन कहेंगे कि ई आई कैप, ये बेटा एंगल थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री ये भी एंगल थीटा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ई आई कैप, ये डायरेक्शन माइनस ई एन कैप है, और ये अपने पास ई टी कैप है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस थीटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो गया, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में साइन थीटा, तो हमने इसको लिखा साइन थीटा ई टी कैप माइनस कॉस थीटा ई एन कैप के इक्वल होगा। यहाँ पर ई एन कैप वो नॉर्मल डायरेक्शन को शो कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन, और ई टी कैप वो टेंजेंशियल डायरेक्शन को शो कर रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंट के अलॉन्ग, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, जिसको अपन हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। तो साइन थीटा ई टी कैप माइनस कॉस थीटा ई एन कैप। अगर मैं ई आर कैप की बात करता हूँ, तो ई आर कैप अपने को क्या मिलेगा, ये बेटा कॉस थीटा, तो उसको अपन कह सकते हैं साइन थीटा ई टी कैप प्लस कॉस थीटा ई एन कैप के इक्वल है, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे आर ई आर कैप बेटा फाइंड करना है ना, तो मैं ई आर कैप को फाइंड करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन टू -1, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो क्या मिला अपने को, ई आर कैप माइनस ई आई कैप इक्वल्स टू, यहाँ से अपने को मिला कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा, तो ये अपने को मिला 2 कॉस थीटा ई एन कैप के इक्वल है। साइन थीटा से साइन थीटा बेटा कैंसिल आउट हो गया, और मुझे यहाँ पर ई आर कैप अगर फाइंड करना है तो मैं ये कह सकता हूँ ए सिंपल बेटा ई आर कैप दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टर है, और वो अपने पास है ई आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा इंटू ई एन कैप के इक्वल होगा। मुझे यहाँ पर कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, तो कॉस थीटा को मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो ई एन कैप, अगर मैं यहाँ पे बेटा डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ ई आई कैप डॉट ई एन कैप, तो ई आई कैप डॉट ई एन कैप क्या होगा, उसको बेटा अपन लिखेंगे ई आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ई आई कैप, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ई एन कैप, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, कॉस पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। नॉर्मल वेक्टर और हम कह रहे हैं कि इंसिडेंट वेक्टर, उस दोनों के बीच का एंगल कॉस 90 माइनस थीटा होगा। देखो कैसे, ये बेटा अपन कह रहे कि अपने पास इंसिडेंट वेक्टर है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए नॉर्मल के बीच में, तो इस एंगल को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ई एन कैप तो ऊपर की तरफ है, इंसिडेंट वेक्टर ये, दोनों के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा, ए डॉट पी होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा, कॉस पाई माइनस थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा लिख दिया,
तो यहाँ से बेटा अपने को क्या मिला, ई आई कैप डॉट ई एन कैप इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो मैं कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई आई कैप। तो यहाँ से देखो क्या मिलता है, ई आर कैप इक्वल्स टू ई आई कैप माइनस टू ई आई कैप डॉट ई एन कैप इंटू ई एन कैप के इक्वल होगा। ये बेटा एज ए जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन अपने को याद रखना है। रिफ्लेक्टेड रे की ठीक है जो सर। डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, वो ई आई कैप माइनस टू ई आई कैप डॉट ई एन कैप इंटू ई एन कैप के इक्वल होगा। इससे रिलेटेड अपने को कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। डायरेक्शन फाइंड करना। द इंसिडेंट रे इज मूविंग along the vector I cap plus j cap plus k cap an incident on a wall whose normal vector is along z axis, then find the direction of reflected ray। reflected ray की डायरेक्शन फाइंड करना। दे रखा है वो आई कैप है, ई आई कैप नहीं है। अपने पास फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में हमने कहा था कि ई आर कैप इक्वल्स टू ई आई कैप माइनस टू ई आई कैप डॉट ई एन कैप इंटू ई एन कैप। ये अपने पास फॉर्मूला है। यहाँ पे अपन कह रहे कि ई आई कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर। हमें कहा कि इस वेक्टर के अलोंग है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट थ्री बीटा, ये इसका यूनिट वेक्टर होगा। एंड ई एन कैप उसने कहा है कि अलोंग द जेड एक्सिस है, तो उसको अपन के कैप लिख सकते हैं। अभी ये वैल्यू अपन रखेंगे, तो यहाँ पे ई आर कैप इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट थ्री माइनस टू ई आई कैप और डॉट ई एन कैप। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको एक बार पहले लिख लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट थ्री इंटू डॉट के कैप इंटू के कैप। अभी बेटा जब डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, मतलब के कैप वन हो गया, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट थ्री माइनस टू बाई रूट थ्री, और ये अपने पास के कैप के इक्वल होगा। तो सिंपल अपन कह सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन रूट थ्री के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि ई आर कैप की वैल्यू होगा, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन होगी। तो मिरर का मतलब होता है ए स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसको अपन मिरर कहेंगे। और मिरर दो टाइप के यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। एक हम कहेंगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, एंड सेकेंड हम कहेंगे कर्व मिरर। दो टाइप के मिरर अपन देखेंगे। प्लेन मिरर जैसे अपन कह रहे कि एक ग्लास से अपन बना सकते हैं। ग्लास की एक तरफ प्लेट को, एक फेस को अपने सिल्वर पॉलिश कर दिया, तो सिल्वर पॉलिश होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये सिल्वर पॉलिश है। और उसके दूसरे तरफ हमने कलर कोटिंग कर दिया, ये कलर कोटिंग है। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि ये प्लेन मिरर का फॉर्मेशन हो गया। सिल्वर वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कर्व मिरर में अपन कहेंगे कि इस टाइप से, ये जैसे अपने पास किसी स्फेयर के पार्ट होता है, मतलब अपन कह रहे कि स्फेयर में से एक पार्ट को हमने कट कर दिया, तो जो बनने वाले मिरर है उसको अपन कर्व मिरर कहेंगे। ये जैसे मिरर है उसको अपन कहेंगे कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है।
जिसकी इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव मिरर है। और अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो उसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स। अगर इस टाइप से है और हमने आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाया तो ये जो मिरर है उसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप के मिरर है, प्लेन मिरर और कर्व मिरर। कर्व मिरर में अपन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो टाइप के मिरर यूज करेंगे। और जो कर्व मिरर है वो किसी स्फेयर के पार्ट होते हैं। जैसे अपन कह रहे कि एक स्फेयर है इस टाइप से, और उस स्फेयर में से मैंने इतना एक रीजन को कट कर दिया, इतने पार्ट को कट कर दिया, तो ये और उसको अंदर की पॉलिश कर दिया, अंदर सरफेस को। तो इस टाइप से जो मिरर बनेगा उसको अपन कर्व मिरर कहेंगे। और उसकी जो रेडियस है उसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। मतलब वो जो स्फेयर है वो किस इस सॉरी कर्व मिरर है वो किस स्फेयर का पार्ट है, तो जो उस स्फेयर की रेडियस है उसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो आर यहाँ पे डिनोट कर रहा है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर बेटा? अभी अपन यहाँ पर देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे बेटा एक टर्म यूज हुआ इमेज। इमेज बेसिकली है क्या, हम इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम रे के फॉर्म में अगर डिफाइन करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करती हैं वो इमेज को शो करेगी। तो इमेज बेसिकली है क्या, हम ये कह सकते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ refracted ray, the meeting point of reflected ray form image बेटा। इमेज अगर ये मीटिंग पॉइंट एक्चुअल में है, मतलब रियल में मीट करती है रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसको अपन रियल इमेज कहेंगे। और अगर वर्चुअली मीट करती है तो उसको अपन वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो जैसे ये अपन कह रहे कि इमेज को फर्दर क्लासिफाई करें तो दो टाइप की इमेज हम पढ़ते हैं, एक अपन कहेंगे रियल इमेज और सेकेंड अपन कहेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज फर्स्ट रियल इमेज में कहेंगे कि व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली मीट, तो जो इमेज बनेगी उसको रियल इमेज कहेंगे। इफ द रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली मीट द इन्फॉर्म और रियल इमेज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अपन को डिफरेंस अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे रियल इमेज कैन टेकन ऑन ए स्क्रीन, उसको हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। जैसे सिनेमेटोग्राफी के अंदर जो स्क्रीन पर इमेज होती है दैट इज रियल इमेज। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं अ रियल इमेज कैन टेकन ऑन अ स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज में अपन कहेंगे कि इफ द रिफ्लेक्टेड लाइट वर्चुअली मीट, हमें ऐसा लग रहा है कि वो मीट कर रही है, तो व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट virtually meet from virtual image। अभी अपन कह रहे कि वर्चुअली मीट किस टाइप से बेटा इमेज फॉर्म करेगी। जैसे प्लेन मिरर अभी हमने देखा
तो प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेज है वो वर्चुअल होती है। कैसे कैसे वर्चुअली मीट करेगी? ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे बेटा अपन करे कुछ इस टाइप से इंसिडेंट होगी, ऐसे अपन कह रहे कि डाइवर्जिंग बीम है। और हमने कहा था कि जब कोई रे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर इंसिडेंट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। तो ये रे इधर जाएगी, ये रे इधर जाएगी, और ये रे वापस आती हुई भी दिखेगी। अभी इन रे को अगर एक्सटेंड करें अपन, तो ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी। तो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज हो गया है बेटा। यहाँ पे क्या रियल में इमेज रियल में रिफ्लेक्टर रे मीट कर रही है? नहीं, वर्चुअली मीट कर रही है। हमें लगता है कि रे यहाँ इस पॉइंट से आती है, तो इसलिए अपन कह रहे कि ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल। और इस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले जा सकते। अगर हमें पूछा जाए कि इसको स्क्रीन पर, वॉल पर क्या ये इमेज आ सकती है, तो हम कहेंगे नहीं। तो वर्चुअल इमेज कांट टेकन ऑन virtual image can't taken on a screen। इनको स्क्रीन पर अपन नहीं ले जा सकते। तो ये डिफरेंस भी हो गया। और अपन कह रहे कि रियल वर्चुअल इमेज अगर अपने को पूछा जाए तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा वो हमने देखा। अभी अपन बात करेंगे, जैसे हमने कहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को अपन कैसे शो करेंगे रे के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मीट करेगी उसको अपन ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो हम ये कह सकते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। अभी इंसिडेंट रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो उसको रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर वर्चुअली मीट करती है तो उसको अपन वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को भी दो पार्ट में अपन कह सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब जब डाइवर्जिंग बीम होता है तो रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। जैसे अपन कह रहे कि ये एक प्लेन मिरर से अभी हमने देखा था, ये प्लेन मिरर है और यहाँ से अपन कह रहे कि इमेज फॉर्मेशन अगर अपन देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो रियल में है, और रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज है, सर इंसिडेंट रे है, वो ऐसे मीट करती हुई अपने को दिखेगी। देखो एक्चुअल में मीट कर रही है इस पॉइंट पर, जो एक्चुअल में मीट कर रही है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, रियल इमेज। रियल। और रियल इमेज में जो बीम है वो डाइवर्जिंग बीम होगा, ये रियल सॉरी ऑब्जेक्ट इमेज नहीं, रियल ऑब्जेक्ट। अगर अपन कह रहे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो जैसे अपन कह रहे कि यहाँ पर ये जैसे प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर एक डाइवर्जिंग बीम इंसिडेंट हो रहा है। कैसे बेटा, जैसे अपन कह रहे ऐसे बीम आ रहा है, यहाँ पे देखो इंसिडेंट रेट इस पॉइंट से मिलती हुई अपने को दिखेगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जब डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बीम होता है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अपन कह रहे कि इंसिडेंट रेट इस पॉइंट पर अपनी को मीट करती हुई दिख रही है, तो ये बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे रियल में मीट कर रही है तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट। जैसे अभी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसलिए हमने कहा रिफ्लेक्टेड लाइट का मीटिंग पॉइंट,
जब अपन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो अपन कहेंगे रिफ्रैक्शन लाइट का मीटिंग पॉइंट, उसको अपन ऑब्जेक्ट कहेंगे। अभी हमने कहा कि इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, तो यहाँ पे और या इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी मिरर से, वो अपन देखेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अपन कह रहे कि एक इमेज कुछ इस टाइप से है। ये बेटा अपन कह रहे कि एक बी इमेज है, और इस बी की इमेज अपन देखेंगे तो इमेज किस टाइप से बनेगी। तो एक तो अपन कहेंगे लैटरली इन्वर्टेड बनेगी, ये जो इमेज है लैटरली इन्वर्ट बनेगी, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो अपन देखेंगे। बी ऐसा अपने को दिखाई देगा, जो बी लेटर है वो अपने को ऐसा दिखाई देगा। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अभी अपन कह रहे कि इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, तो एक अगर मैं इसके हाइट की बात करता हूँ, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ द इमेज है। दोनों की हाइट बेटा क्या होगी, इक्वल होगी। ये हम कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू से डिनोट करते हैं, ये इमेज डिस्टेंस है, वी है, और यू इक्वल्स टू वी होगा। तो देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो इमेज की प्रॉपर्टी अपन देखेंगे तो हम कहेंगे इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी होगी, वर्चुअल भी होगी और सीधी होगी। जैसा ऑब्जेक्ट है अपन कह रहे कि इमेज भी वैसी होगी। दूसरा पॉइंट अपन कहेंगे इमेज विल बी ऑफ सेम हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हाइट ऑफ इमेज के इक्वल होगा। जब भी प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट अपन कहेंगे दोनों सेम डिस्टेंस पर होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इसको अपन u से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, मिरर से इमेज के डिस्टेंस, उसको अपन v से डिनोट करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट अपन कहेंगे लैटरली इन्वर्टेड, मतलब राइट पार्ट लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट पार्ट राइट दिखेगा। तो इमेज विल बी लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। तो इमेज है वो लैटरली इन्वर्टेड बनेगी। तो ये बेटा अपन कह रहे कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपने देखा, और उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो अभी ये माइंड में रखेंगे कि इमेज किस टाइप से अपन कह रहे कि बन रही है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, फील्ड ऑफ व्यू। प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कैसे अपन डिसाइड करेंगे। तो फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब जो इमेज बन रही है उस इमेज को कितने रीजन में से अपन देख सकते हैं वो उसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे कि एक प्लेन मिरर है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के सामने बेटा ये ऑब्जेक्ट है। हमें पूछा गया कि इसका ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, मतलब अपन कह रहे कि इसकी इमेज कितनी डिस्टेंस से और कहाँ से अपन देख सकते हैं। तो
अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से रे बेटा इंसिडेंट करवाता हूँ तो एक रे यहाँ पे लास्ट इंसिडेंट होगी, एक रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी। और कोई भी हमने कहा कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो इस रे का अगर रिफ्लेक्शन देखे तो रिफ्लेक्शन बेटा कुछ इस टाइप से होगा, इस रे का रिफ्लेक्शन देखे तो रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से होगा। मतलब अपन कह रहे कि इसकी इमेज अगर अपन देखे तो इमेज बेटा हमने कहा था मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मीट करती हुई अपने को दिख रही है, तो ये इसका इमेज है। अभी अपन कह रहे कि फील्ड ऑफ व्यू, तो जिस रीजन में लाइट रे की रिफ्लेक्टेड रे अपने आइज तक आ रही है तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू होगा। ये जो मैंने ड्रॉ किया दैट इज फील्ड ऑफ व्यू है। इस रीजन में कोई पर्सन है तो वो उसकी इमेज को देख सकता है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन है तो क्या इसकी इमेज को देख पाएगा, नहीं। तो अपन कह रहे कि क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है वो रीजन जिसके अंदर से हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं, उस रीजन को अपन फील्ड ऑफ व्यू कहेंगे। मतलब इसको अगर अपन डिफाइन कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि द रीजन फ्रॉम विच वी कैन सी द इमेज of the given object, image of the given object is called field of view, उसको हम field of view कहेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे प्लेन मिरर कुछ इस टाइप से अपने रखा है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक प्लेन मिरर है और यहाँ से अपन कह रहे कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका बेटा फील्ड ऑफ व्यू अपने को ड्रॉ करना है। तो पहले तो अपन कहेंगे इमेज कैसे बनेगी, वो इमेज का पॉइंट अपन फाइंड करेंगे और इमेज बनाने के लिए वही एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो एक रे तो बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो सकती है पॉसिबिलिटी, और दूसरा अपन कह रहे हैं लास्ट एंड पर, दोनों एंड पर अपने अभी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो हम कह रहे कि इसका एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बेटा कुछ इस टाइप से होगा। इसके लिए बेटा अपन कहेंगे कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर ऐसे कुछ होगा। और ये जो रे हैं उनको अगर एक्सटेंड करें तो ये रे यहाँ पे इनका ये मीटिंग पॉइंट हो गया, ये बेटा इमेज होगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनेगी और ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है। इस रीजन में अगर कोई पर्सन है, ऑब्जर्वर है, तो वो इस इमेज को देख पाएगा, तो इसको अपन कहेंगे दैट इज फील्ड ऑफ व्यू, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है सर। क्लियर। तो देखो फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड हम्म, क्वेश्चन अपने को कैसे पूछे जाते हैं, तो एक एग्जांपल अपन इससे रिलेटेड देखते हैं। और एग्जांपल में जैसे हमें कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर mounted on a front wall so a person can see full length या full person can see full height of him. Find the length of mirror mounted on a front wall so a person can see full height of him. अपन कह रहे कि उसकी खुद की हाइट को वो पूरा का पूरा उस मिरर में देख सके, तो उसके लिए अपन कह रहे कि कम से कम मिरर की साइज क्या होनी।
हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज है वो कुछ इस टाइप से होगी, मतलब पर्सन है, ये उसकी इमेज ऐसे बनेगी। ये पर्सन है, ये इसकी इमेज है। मतलब मिरर बेटा कितना होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला मिरर होगा, दैट इज द इतना एटलीस्ट होना चाहिए। ये हमने कहा हाइट ऑफ द मिरर है। पर्सन सपोज वॉल से x डिस्टेंस पर है, तो अभी हमने कहा जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर इमेज होगा, ये भी x होगा। हाइट ऑफ द पर्सन वो h है, तो जितनी हाइट पर्सन की उतनी हाइट मिरर की, ये अपने पास h, सॉरी जितनी हाइट ऑफ पर्सन उतनी इमेज की, तो ये भी h होगा। अभी अपन कह रहे कि इसमें सिमिलर ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल बेटा ये हो गया और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया। ये दो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। मतलब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या हो गया, तो अगर छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं तो x अपॉन एच है, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो 2x अपॉन एच हो गया। मीन्स यहाँ से x कैंसिल आउट, हमें हाइट ऑफ मिरर चाहिए, तो हाइट ऑफ मिरर h/2 के इक्वल होगा। सिंपल ज्योमेट्री बेटा इसमें यूज करना होता है। तो ये अपने पास हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड होगा। तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे कि h/2 हाइट सर का मिरर। हाँ,